नया टॉपिक, सेंटर ऑफ मास। किस किस को इसकी इंपॉर्टेंस पता है? देखो बेसिकली सेंटर ऑफ मास, जैसे तो बेसिक डेफिनेशन तुम ऑलरेडी जानते हो। पहली चीज़ कि इसका जो किसी भी बॉडी का, ठीक है, जब एंटायर मास को अगर हम कंसीडर करें, अगर वो किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दें हम, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, उससे भी पहले तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज़ ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? जैसे मान लो कोई भी शेप, कोई भी साइज़, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, जिसमें किसी भी दो पॉइंट की बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होती, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, ठीक, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। अब जैसे मान लो कोई इलास्टिक है, ठीक है, अभी जब वो अनस्ट्रेच्ड है तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कैसा है? कुछ ऐसा, ठीक है, मान लो 1 मीटर। अगर हमने इसको स्ट्रेच कर दिया तो क्या डिस्टेंस बढ़ जाएगा? तो क्या एक इलास्टिक को हम बोल सकते हैं रिजिड बॉडी? नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उसमें स्ट्रेच हो सकता है जब हम फोर्स लगा देंगे तो। ठीक है, तो रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी है जब भी कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है या कुछ भी फिनोमेना चल रहा है, उस पर्टिकुलर केस में वो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की दूरी चेंज होने वाली नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है, अगर वो कभी भी मोशन कर रही हो, ठीक है, और ए और बी को हम ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लो, ठीक है, कोई रिजिड बॉडी है, वो क्या कर रही है? मोशन कर रही है, चाहे अब ये रोटेटरी मोशन कर रही हो, चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही हो, या रोटेटरी ट्रांसलेटरी दोनों कर रही हो। ठीक है, अगर वो रिजिड बॉडी है तो एक पॉइंट दूसरे के पॉइंट के रिस्पेक्ट में या तो स्ट्रेट मोशन करेगा या फिर वो सर्कुलर करेगा। इससे ज़्यादा दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कोई भी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? अगर कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, अगर वो रोटेटरी मोशन कर रही हो, ट्रांसलेटरी मोशन कर रही हो, या फिर रोटेटरी और ट्रांसलेटरी दोनों कर रही हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, या तो वो स्ट्रेट लाइन चलेगा या फिर कैसा चलेगा? सर्कुलर। तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। लिखो ये सब चीज़ें। रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी के केस में दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। तीसरी चीज़, अगर रिजिड बॉडी है, कोई भी मोशन कर रही है, किसी भी टाइप का मोशन कर रही है, तो उसके अंदर दो पॉइंट जो है, एक पॉइंट दूसरे के रिस्पेक्ट में या तो स्ट्रेट लाइन मोशन चलेगा या फिर क्या चलेगा? सर्कुलर मोशन। अब सेंटर ऑफ मास का एग्जिस्टेंस क्या है? देखो, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन तो तुम्हें पता है, अभी तुमने जैसे बोली भी थी कि अगर हम पूरी बॉडी का मास एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दें कहीं पे, ठीक है, तो वो कैसा होता है? उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, इसमें मान लेते हैं कि एक ये पॉइंट ऐसा है, सी पॉइंट, जिस पे पूरा का पूरा मास कंसंट्रेट किया जा सकता है, ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे? सेंटर ऑफ मास। अब अगर मान लो मेरे को सेंटर ऑफ मास पता हो, ठीक, और मेरे को इस ए पॉइंट या फिर इस बी पॉइंट के का मोशन को ऑब्जर्व करना हो, क्या करना हो? ए पॉइंट या बी पॉइंट के मोशन को क्या करना हो? ऑब्जर्व करना हो। तो मैं हमेशा क्या करूँगा? मैं हमेशा पॉइंट सी, ये जो सेंटर ऑफ मास है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं पॉइंट सी है, जस्ट मान रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको देखूं या फिर इसको देखूं, तो ये हमेशा कैसा मोशन कर रहे होंगे? या तो स्ट्रेट लाइन या फिर सर्कुलर। ठीक है, और सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए मेरे पास इक्वेशंस भी हैं, मैंने ऑब्जर्वेशन भी मेरे को पता है, और वो कैसा बिहेव करते हैं वो भी मुझे पता है। ठीक है, तो अगर मान लो क्वेश्चन में ए पॉइंट के बारे में या बी पॉइंट के बारे में पूछा जाए, तो सबसे पहला काम क्या है? मैं सेंटर ऑफ मास निकाल लूँ, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसका और इसके मोशन को क्या कर लूँ? डिफाइन कर लूँ, और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक बॉल है ऐसे, ठीक है, बॉल की एक रिजिड बॉडी है, यस, मान सकते हैं एक रिजिड बॉडी है, उसका जो आपस में जो डिस्टेंस है वो डिफॉर्म नहीं होती बेसिकली, है ना। तो मान लेते हैं इसके पास दो पॉइंट है ऐसे। अच्छा, एक बॉल कैसी होती है? स्फीयर। बॉल कैसी होती है? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? बिल्कुल सेंटर पे। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे। और हमने क्या बोला कि हमने इसको स्पिन किया। स्पिन का मतलब क्या है? इसको घुमा दिया, इसको घुमाया, ठीक है, और मान लेते हैं हमने इसको ऐसे स्पिन कर दिया इस तरीके से, और इसको फेंक दिया। फेंका मतलब कोई एक पर्सन यहाँ पे था, ए पर्सन, और एक पर्सन यहाँ पे था, बी, हमने इसकी तरफ इसको क्या कर दिया? थ्रो कर दिया। तो कैसे जाएगी? ऐसे स्पिन करती हुई जाएगी। ठीक है, क्या करती हुई जाएगी? स्पिन करती हुई जाएगी। लेट्स से दिस इज सेंटर ओ, ठीक है, और दिस इज पॉइंट पी।
ठीक, और ये कुछ ऐसा पाथ इस तरीके से। अब देखो अगर ध्यान दो, अगर मैं बोलूँ कि पॉइंट पी की पोजीशन बताओ आफ्टर टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे पॉइंट पी की पोजीशन बतानी है। अब देखो अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो ये घूमती हुई जा रही है ऐसे, ठीक है। किसी भी टाइम टी पे पी की पोजीशन कैसे निकाली जा सकती है? ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पी क्या कर रहा है, ऐसे 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 घूमता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम टी पे पी की पोजीशन डिफाइन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, अगर मैं सिर्फ पी को ऑब्जर्व कर रहा होता। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है ना वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। क्या से काम करता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसको अगर फेंकूंगा तो इस पर्टिकुलर केस में वो पाथ कैसा फॉलो करेगा? पैराबोलिक। कैसा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोलिक। तो किसी भी टाइम टी पे अगर मान लो बॉल यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पहुँचा, वो तो मैं निकाल सकता हूँ कि ये पॉइंट कौन सा है, ठीक है। किसी भी टाइम टी पे ये कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं कि भाई एक्स में कितनी दूरी करेगा और वाई में कितनी दूरी तय करेगा। वो कैसे निकालेंगे? अगर मेरे को इसकी वेलोसिटी बताओ तो यू एक्स इंटू में टी और यू वाई टी माइनस जी टी स्क्वायर से मैं इसकी पोजीशन निकाल सकता हूँ, और इसकी पोजीशन तो आसानी से निकाली जा सकती है, और इस पी की पोजीशन भी निकाली जा सकती है इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में पी कैसा कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन कर रहा होगा? सर्कुलर। तो मान लो इसकी जो वेलोसिटी है, घूमने की वेलोसिटी है ओमेगा है मान लो, ठीक है, मान लो क्या है? ओमेगा। तो कितना मतलब किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूँ कि ये पोजीशन जो है इसके रिस्पेक्ट में ओमेगा टी घूम गई। कितनी घूम गई? ओमेगा टी। तो मतलब मैंने क्या किया, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद क्या किया मैंने? पी को ऑब्जर्व किया सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। ये अगर मेरे को पता लग गया तो फिर मैं इसकी फाइनल पोजीशन भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या करता है एक्चुअल में? सेंटर ऑफ मास का यूज़ जो होगा मैक्सिमम यूज़ कहाँ पे होगा? रोटेशन के अंदर, ठीक है, या फिर रोटेशन और ट्रांसलेटरी जहाँ पे दोनों काम कर रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद क्या करते हैं? वो एक नॉर्मल पाथ, मतलब या तो पैराबोलिक चल रहा होगा, या फिर वो सर्कुलर चल रहा होगा, या फिर वो स्ट्रेट लाइन चल रहा होगा, ऐसे पाथ जिसको तुम्हें ऑलरेडी आता है, जिसके बारे में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। ऐसे मासेस के बारे में, सॉरी ऐसे पाथ के बारे में तुम्हें स्टडी करना होगा, और फिर जो भी रोटेशन है उसके रिस्पेक्ट में निकाल लो, ठीक है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। लिखो इसको, एन एग्जाम्पल। समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लो, अब देखो इसमें दो तीन तरह की चीज़ें आएंगी। इसमें हम बेसिकली तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, फिर आएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, और तीसरा आएगा कॉन्टिन्यूस बॉडी का, ठीक है, जैसे रॉड हो गई, स्फीयर हो गया, ठीक है, हाफ डिस्क हो गई, रिंग हो गई, हाफ रिंग हो गई, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। देखो मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे है और एक पार्टिकल यहाँ पे है, और इन दोनों को आपस में जोड़ रखा है, ठीक है, एक सिस्टम बना रहे हैं यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के। लेट से इसका मास m1 और इसका मास m2, इसका पोजीशन वेक्टर जो है लेट से दिस इज r1 और दिस इज r2, ठीक है। हमें क्या निकालना है? इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, RCOM। कैसे निकालेंगे? देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस, अगर मल्टीपल है तो m3 r3 सॉन mn rn अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn, ठीक है। या कभी कभी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें समेशन की फॉर्म में। समेशन की फॉर्म में कैसे लिख देंगे? समेशन mi ri i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक अपॉन में समेशन ऑफ i n m i, ठीक है। ये बस उसका फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट तरीके से कर दिया, बाकी कुछ नहीं है। तो RCOM क्या होता है? समेशन ऑफ mi ri अपॉन में टोटल मास ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन। RCOM क्या है बेसिकली? देखो RCOM का मतलब है कि उसके तीनों कोऑर्डिनेट की पोजीशन बता रहा है ये,
तो ये बेसिकली क्या बन गया, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप, सॉरी के कैप जेड के कैप। तो इसी तरीके से अगर आरसीएम हमने लिखा है तो किसी भी सेंटर ऑफ मास के तीनों कोऑर्डिनेट लिखे जा सकते हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। तो ऐसे ही अगर लिखना हो तो एक्स यू एम कैसे लिखेंगे, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। इस तरीके से। ऐसे क्या लिखेंगे वाई सी एम और ऐसे क्या लिखेंगे जेड सी एम। लिखो फटाफट। हाँ लिख लिया क्या? आगे देखो, इसी चीज़ में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो अब मान लो कोई तुमसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि अगर ओरिजिन चेंज हो जाए तो क्या सेंटर ऑफ मास चेंज होगा क्या? ओरिजिन चेंज क्या मतलब? जैसे हमने ये जो सेंटर ऑफ मास निकाला था कहाँ के रिस्पेक्ट में निकाला था, किसी एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो मैं ओरिजिन को चेंज करूँ तो क्या सेंटर ऑफ मास चेंज होगा? मतलब हो भी सकता, नहीं हो सकता। हो भी सकता, नहीं हो सकता। पोजीशन रिस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। रिस्पेक्टली डिपेंड करता है। हाँ बोल। वो पॉइंट तो वही रहेगा पर मैं भी यही कहना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट पे। अच्छा मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं इस ओरिजिन को अगर मान लो मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, तो क्या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी क्या? देख मान लो ओरिजिन चेंज करता हूँ तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी लेकिन सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो सेंटर ऑफ मास इन दोनों का यहाँ पे है मान लो, ठीक है, वो रहेगा यहीं पे ही, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में एक्स की कुछ वैल्यू आ रही है, वाई की कुछ वैल्यू आ रही है और जेड की कुछ वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर जैसे ही मैं ओरिजिन को चेंज करता हूँ तो वो एक्स वाई जी की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन एक्चुअल में फिजिकल COM मतलब जो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि पोजीशन हम किसके रिस्पेक्ट पे ले रहे हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ नोट डाउन कर लो फटाफट। इफ़ वी चेंज द ओरिजिन देन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंजेस बट एक्चुअल फिजिकल सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। ये पॉइंट लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो इसी के अंदर। मान लो अभी देखो फार्मूला क्या निकल गया है हमारे पास, एक का निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आया m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। मान लो दो पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है। अगर अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें सेंटर ऑफ मास चेंज हो सकता है और सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो सकता। अब देखो सेंटर ऑफ मास चेंज होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो m1 और m2 है, ठीक है। मान ले फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये 1 kg और ये 3 kg का है, ठीक, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, ठीक है, कहीं पे भी होगा, टुवर्ड्स इसके पास होगा, है ना, 3 के पास होगा, अभी देखेंगे वो भी। तो अगर मान लो मैं इसकी पोजीशन को हल्का सा चेंज कर दूं तो क्या सेंटर ऑफ मास चेंज होगा? यस, सेंटर ऑफ मास चेंज होगा। मान लो मैं 3 को थोड़ा सा और दूर कर दूं इससे, तो क्या सेंटर ऑफ मास चेंज होगा? यस, सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज़, मैं इस 3 kg की बजाय यहाँ पे 4 kg रख दूँ तो क्या तब भी सेंटर ऑफ मास चेंज होगा? ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि फिजिकल सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो रहा है। मैं ओरिजिन को चेंज करूँ ना करूँ, सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है। ऐसे केसेस में तो हम क्या करते हैं, देखो ऐसे चेंज वाले केसेस में जिसमें सेंटर ऑफ मास चेंज होते हैं, देखो फार्मूला कैसे लिखते हैं। अगर मान लो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ कि dxCOM इज इक्वल टू क्या m1 m2 तो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है x1 और x2, नहीं m1 v1 नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं आ रही है, चेंज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो m dx1 प्लस m2 dx2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब ये जो चेंज होता है वो इतना स्मॉल नहीं होता, मतलब थोड़ा सिग्निफिकेंट स्मॉल चेंज होता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा XCOM इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ये चीज़ यहाँ रखनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि मान लो हमने एक को डिस्प्लेस कर दिया, एक का मास बढ़ा दिया, कोई और पार्टिकल सिस्टम बीच में आ गया, ठीक है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाता है। तो हमें क्या बताता है कि बताओ कि x1 को कितनी दूरी पे रखूँ कि सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बट तुम्हें वो क्वेश्चन आने से पहले ये फॉर्मूला तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसी के अंदर, अगर मान लो हमारा सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा, मान लो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा, अगर सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये ज़ीरो, क्या ज़ीरो, चेंज, ये जो चेंज है वो क्या है, ज़ीरो। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर चेंज ज़ीरो हो तो क्या बोल सकता हूँ, देखो ये इधर आके ज़ीरो हो जाएगा। तो बेसिकली हम बोलेंगे m1 x1 इज इक्वल टू m2
x2। माइनस का नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। वो जो माइनस आएगा वो डायरेक्शन की वजह से आएगा। माइनस कैसे आएगा मैं बताता हूँ कि मान लो हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया, सेंटर ऑफ मास रखना है यहीं पे ही, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन। पीछे जाने का मतलब क्या, नेगेटिव साइन। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या है, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो m1 x1 इजिकल टू m2 x2। सारी की सारी चीज़ें जब मैंने x में लिखी हैं वो किस में ट्रू है, y में भी और z में भी, y में भी और z में भी। लिखो फटाफट। ये जब सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता ये उस केस में है, और जब ये सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाता है उस केस में है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 का एग्जांपल लिया है, 3 पे भी ट्रू है और 4 पे भी ट्रू है। अब देखो ये तो है हमारा बेसिक फार्मूला, लेकिन अगर मान लो देख यहाँ पे जो ओरिजिन मैंने लिया है वो मेरी मर्जी से लिया है मैं इसको कहीं से भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अगर मान लो एक्चुअल में तुम्हें 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना आ जाए तो देखो उसमें समझदारी क्या है। जैसे मान लो यही केस लेते हैं, मान लो ये ऐसे, ये m1 और ये m2, ठीक है। तो समझदारी क्या है कि इसका जहाँ से हम रेफ़र कर रहे हैं ओरिजिन को क्या कर लो, ओरिजिन को यहीं पे मान लो, ये y और ये x। तो बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट तेरे को क्या मिल गए, 0 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या मिल गए तेरे को, 0 0। मान लो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो a है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, a। अगर ये 0 0 तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है फिर, a, 0। देख इसमें y तो 0 ही हो गया, सीधा सीधा y तो क्या हो गया, 0। तो इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, सिर्फ XUM। और XUM क्या हो जाएगा इसका, देखो अगर मैं इस यहाँ से कोशिश करूँ निकालने की तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो XUM कहाँ से, यहाँ से जो लिखा गया वो लिखा गया क्या, m2a अपॉन में m1 प्लस m2। सिंपल। कैसे पता चलता है कौन सी साइड से है? क्या चीज़, जहाँ पे m1 ये ले लिया मैंने। नहीं वो तो ठीक है यहाँ पे है, हाँ, पर पता कैसे चलता है कौन सी साइड से? साइड से मतलब समझा नहीं मैं। मतलब इस साइड से भी तो ले सकते हैं डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस इधर से भी ले सकते हैं, अभी निकाल लेते हैं लोग। अगर मान लो ये डिस्टेंस मेरे को इधर से निकालना हो, अब ये क्या कह रहे हैं, देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लेते हैं, ठीक है। और वो कितना है, m2a अपॉन में m1 प्लस m2। ये कैसे पता चला कि इस पॉइंट से तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ना इसको, तो वो मेरा m1 हो गया ना। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वो मेरा m1 है, हाँ और जो सामने वो देख रहा हूँ उसको m2 ले रहा हूँ, हाँ ठीक है। ठीक है। तो m2a अपॉन में m1 प्लस m2। डिनोमिनेटर तो हमेशा सेम ही रहेगा, न्यूमरेटर में चेंज आएगा। न्यूमरेटर में जो जिसको मैं ले रहा हूँ वो मेरे सामने है, ठीक है। जो मेरे सामने है उसको मैं m2 लेके चलता हूँ, ठीक। जैसे मान लो यहाँ पे 1 और 3 होता तो मैं 3 इंटू में a अपॉन में 4, सिंपल है ना। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो XUM इसके रिस्पेक्ट में देखो कैसे लिखा जाएगा। अगर मैं क्या, देखो ये अगर m2a अपॉन में m1 प्लस m2 है, टोटल है a, तो a माइनस क्या कर दो, a2m अपॉन में m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा, m1a अपॉन में m1 प्लस m2। तो अगर मान लो 2 पार्टिकल सिस्टम है, मेरे को यहाँ से अगर देखना तो मैं क्या करूँगा, सामने वाले का m1a अपॉन में m1 प्लस m2। अगर मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ तो m2a अपॉन में m1 प्लस m2। सिंपल। ये चीज़ समझ में आई, लिखो इसको फटाफट, ठीक है। अब देखो और छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन करते हैं इसी के केस में। देखो अगर ये m1 और m2 बराबर हो जाए, m1 और m2 क्या हो जाए, बराबर, तो देखिए क्या बन जाएगा, 1/2। तो मतलब a/2 मतलब बिल्कुल सेंटर। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बिल्कुल सेंटर पे, ठीक। दूसरी चीज़, अगर मान लो m2 बड़ा हो और m1 छोटा हो, तो इस केस में, इन दोनों के केस में कोई किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। मैं केस कौन सा ले रहा हूँ कि m2 इज़ ग्रेटर देन m1। अगर m2 ग्रेटर देन m1 तो क्या ये ज़्यादा होगा और ये कम। ये ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हमने डिस्टेंस यहाँ से लिया था, तो इधर से डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इधर से डिस्टेंस क्या होगा, कम। तो मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो टुवर्ड्स क्या हो, कहाँ पे होगा, m2 के पास। किसके पास होगा, m2 के पास। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होता है, हैवियर ऑब्जेक्ट के पास रहता है, और लाइटर ऑब्जेक्ट से क्या होता है, दूर रहता है,
ठीक है। तो इससे एक छोटा सा चेक लग सकता है, अगर मान लो कभी तुम सॉल्व कर रहे हो और तुम्हारा सेंटर ऑफ मास क्या आ जाए, लाइटर ऑब्जेक्ट के पास आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, तुमने कुछ गलती कर रखी है। ठीक है, लिख लो इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को कि अगर m1 इक्वल टू m2 तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बिल्कुल सेंटर में, और m2 अगर ग्रेटर देन m1 है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, m2 की तरफ, जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उस तरफ वो शिफ्ट होगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये 1 kg, ये 3 kg, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर का है लेट से। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। मान लो इसको मान लो रीजन पे, ये 0 0 तो ये कितना 3,0, तो अब बताओ। बीच में x मान देखो हो गया। इसका जो सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि ये सिस्टम क्या हो गया फिक्स, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। देखो मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ इसको, देखो दोनों तरीके बताता हूँ। एक तो नॉर्मल तरीका, ठीक है, कि हम इसका एक्सयूएम निकाल लें। एक्सयूएम मतलब क्या, सामने वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, इससे, यही है ना m2a, a कितना है यहाँ पे 3, और नीचे कितना आ गया 4, तो 9/4। देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 पॉइंट समथिंग, 2.25 समथिंग। तो बेसिकली ये किसकी तरफ शिफ्टेड है, देख ये 3 की तरफ शिफ्टेड है ना, तो इसका मतलब वैल्यू सही आ रही है। दूसरी चीज़, दूसरा देखो एक तरीके से और भी निकाल सकता हूँ। देखो कि मुझे पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास चेंज होने वाला नहीं है, तो वो डेल्टा एक्सयूएम क्या हो गया 0। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। देखो यहाँ से तुम निकाल सकते हो क्या इसको, सेंटर ऑफ मास, बताओ क्या निकलेगा। देखो अगर मान लो मैं x पोजीशन मान लूँ इसकी मान लो x, तो m1 कितना है 1 इंटू में x इज इक्वल टू 3 इंटू में कितना 3 माइनस एक्स, कितना आ जाएगा 3 माइनस एक्स। तो सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 3x, तो x फिर भी क्या आ गया 9/4। x कहाँ से लिया था मैंने, यहाँ से, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 9/4। ठीक है, सिंपल, दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4 पार्टिकल्स, स्क्वायर है क्या? 1 2 3 एंड 4, सारे कैसे हैं 1 मीटर के स्क्वायर पे लगे हुए हैं। ठीक है, 1 मीटर के स्क्वायर पे लगे हैं। तो बताएं सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करें, किसी एक पॉइंट को क्या कर लें, ओरिजिन पे मान लें, किसी एक पॉइंट को क्या कर लें, ओरिजिन पे मान के क्या कर लें, फिर कोऑर्डिनेट लिख दें सबके, और फिर जो निकालना है तुम्हें निकाल लें। इसमें क्या एक्सयूएम वाईसीएम दोनों निकलेंगे, यस, इसमें एक्सयूएम वाईसीएम दोनों निकलेंगे क्योंकि ये 2D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करें, इसको 0 0 पे मान लो, ये कितना हो गया फिर 1 कॉमा, ये क्या हो गया 1 कॉमा, और ये क्या हो गया 0,1। अब लगाओ इसमें सबसे पहले एक्सयूएम, एक्सयूएम के लिए ये तो 0, 1 इंटू में 0 प्लस 2 इंटू में 1 प्लस फिर 3 इंटू में 1 प्लस 4 इंटू में 0 अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना हो गया 10, है ना। तो ये कितना आया 3 और 2 5, बाकी तो सारा 0, तो 0.5। एक्सयूएम कितना है इसका 0.5 है। वाईसीएम निकालें, वाईसीएम के लिए 1 इंटू में 0 प्लस फिर 2 इंटू में 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू में 1 अपॉन में कितना 10, तो ये कितना आ गया 0.7। तो इसके सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट कहाँ है 0.5 कॉमा 0.7 इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में 0.5 और 0.7 पे है। एक 3D ऑब्जेक्ट ले लो, या इस पॉइंट पे 2 मास 2m 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 पीछे m m m m मासेस। ठीक है, लेट से इनके बीच का जो ये जो क्यूब है वो साइड A का है, साइड ए ही है बस, साइड A का क्या है क्यूब, क्या निकालना तुम्हें इसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास निकालें। 0 0 पे हमने ये मान लिया अंदर वाला। देखो इसको भी करने के 2 तरीके हैं, एक तरीका तो नॉर्मल है, क्या कर लो इसके हमने ओरिजिन मान लिया तो इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, सबके कोऑर्डिनेट लिख लो और फिर एक्सयूएम वाईसीएम और जेडसीएम निकाल लो, सिंपल। ठीक है,
कभी कभी वो क्या हो जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। इसमें इसको थोड़ा सा अगर छोटा करना तो देखो कैसे करें, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल चल रहा है। देखो ये पीछे पीछे वाली साइड पे जो ऑब्जेक्ट लगे हैं वो क्या लगे हैं 4m, और आगे वाले पे कितने लगे हैं 8m। ठीक है, आगे वाले पे कितने लगे हैं 8m। अगर मैं सामने वाले फेस की अगर मैं बात करूं तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बिल्कुल सेंटर में, और पीछे वाले का भी कहाँ पे होगा, बिल्कुल सेंटर में, है ना। तो अगर मैं इसको दो तरीके से देखूं, जैसे ऐसे मैं सामने वाले फेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है कितना m है 8m, कितना m है 8m। और मैं अगर पीछे वाले फेस की अगर मैं बात करूं ये वाले की, उसका कहाँ पे है 4m, बिल्कुल सेंटर में। अगर मैं बिल्कुल सेंटर की बात करूं, ठीक है, अगर इसको 3D में देखना थोड़ा सा, देखो इसका x और इसका y a/2 पे होगा, सेम गोज विद दिस, इसका भी और इसका भी, दोनों क्या है a/2 पे, तभी तुम्हारा XUM और YCUM क्या आ गया a/2 और a/2। लेकिन इसका ZCUM क्या होगा, चेंज होगा। क्यों? क्योंकि Z में अगर हम इसको देखें ऐसे 8m जो है इधर है और 4m पीछे है, तो किसकी तरफ शिफ्ट होगा वो 8m की तरफ। ठीक है, दोनों के बीच में गैप कितना है a, तो बेसिकली ये ऐसे कंसीडर हुआ 8m यहाँ पे 4m यहाँ पे, दोनों के बीच में गैप कितना है a। तो अब यहाँ से तो निकाला जा सकता है, कितना आ जाएगा ये बताओ कितना आएगा 8m इंटू में a अपॉन में 12m। ठीक है, कितना आ गया ये 2a/3, 2a/3। कहाँ से कंसिडर किया मैंने इसको 4 से, क्योंकि पीछे वाले पे क्या था ओरिजिन था, पीछे वाले पे क्या था ओरिजिन, और ओरिजिन से आगे वो a है ना। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ZCM कितना आ गया इसका 2a/3, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया इसके a/2, a/2, 2a/3, 2a/3। सिंपल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इसके वर्टिसेस पे m मास रखा हुआ है, ठीक, और लेट से इसकी जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर तो कम हो जाएगी, 2 मीटर ले लेते हैं। 2 मीटर की साइड m मास रखा हुआ है, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है। लेट से हमने यहाँ से मान लिया, लेट से इसको ये एक्सिस हो गई, ये 0,0, तो फिर ये कितना हो गया 2,0, ठीक है। ये कितना है, देखो ये इसका हाफ होगा, ठीक है, तो बेसिकली ये तो 1 होगा x तो, ठीक है। और ये अगर 60 डिग्री है तो ये हाइट निकाल लेते हैं, ये हमें 1 दे रखा है, या फिर ये ले लो 2 ले लो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब ये 2, ठीक है, sin 60 ये उधर चला गया तो ये आ गया √3, ठीक है। तो इसका XUM लिखें तो m इंटू में 0 प्लस फिर वो वाला m इंटू में 2 प्लस ये वाला m इंटू में 1 अपॉन में कितना 3m, ठीक है। ये कितना हो गया 2m 1m mm कट गया तो आ गया 1, ठीक है। और YCUM कितना आ गया, YCUM आ गया ये 0 प्लस ये वाला भी फिर 0 और ये वाला कितना है √3/3m। अब ये m से m कट गया, ऊपर √3 नीचे 3, तो नीचे क्या आ जाएगा 1/√3, तो YCUM कितना आ गया 1/√3। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ गए 1,1/√3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये पिरामिड टाइप है ये, ठीक है, ये m m m m और यहाँ पे भी m, ऐसे, ठीक है, ये पिरामिड शेप है। और इसकी जो साइड है वो a है, और ये जो हाइट है इसकी यहाँ से ऊपर की तरफ वो भी क्या है a, हाइट भी a है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट a है, और इसकी साइड भी क्या है a। तो बताएं सेंटर ऑफ मास। और देखो एक तो तरीका है गधों वाला कि एक तो तुम कर रहे होंगे कोऑर्डिनेट निकाल के,
लेकिन इसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से भी किया जा सकता है। देखो कैसे, अगर तुम नीचे वाले पोर्शन को देखो, यहाँ पे एम 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 एम, ठीक है, इसका जो टोटल मास होगा वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, बीच पे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं और वो कितना होगा 4m। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सिनेरियो कैसे कन्वर्ट हो गया, ये ऐसे कन्वर्ट हो गया, एक मास m ऊपर है, उससे a डिस्टेंस दूरी पे 4m मास क्या है नीचे, 4m मास क्या है नीचे, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है a, यही बताया था ना, हाइट कितना है इस पे a। ये चीज़ समझ में आई, 4m नीचे और m ऊपर, ठीक। अब इसको क्या करना है, सिंपल, यहाँ से ऑब्जर्व करना, अगर मान लो इसको रेफर मान कर लो, ठीक है, इसको रेफर करोगे तो सामने वाले का मास इनटू में a डिस्टेंस अपॉन में कितना 5m, टोटल मास कितना हो गया 5m, तो कितना आ गया ये a/5, नीचे से a/5 ऊपर, नीचे से a/5 ऊपर, और ऑब्वियसली सही भी है क्योंकि a का 5th पार्ट यहीं पे हो जाएगा, कहीं पे आधे से भी आधा, है ना, और वो 4m की तरफ जो है शिफ्टेड होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट लिखे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज लिखो COM ऑफ ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड, COM ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड। देखो अब, अच्छा यहाँ इस पे जाने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहिए, देखो हम इसमें 3 चीज़ें यूज़ करेंगे इस पूरे टॉपिक में, लैम्डा, सिग्मा, रो, ठीक है। लैम्डा क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी, इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी, और इसको क्या बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको अगर मैं इसको देखूँ तो ये होएगा मास पर यूनिट लेंथ, और ये क्या होगा मास पर यूनिट एरिया, और ये क्या होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। जब कभी भी हम लेंथ की बात करें तो हम लैम्डा यूज़ करें, ठीक है। जब कभी भी हम सिग्मा की बात करें तो क्या यूज़ करें, सरफेस एरिया, जहाँ पे भी सरफेस एरिया होगा, मतलब सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम सिग्मा यूज़ करेंगे, और जहाँ पे भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, रो यूज़ करेंगे। ये 3 चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया और मास पर यूनिट वॉल्यूम, 3 चीज़ें, ठीक। अब हम रॉड की बात कर रहे हैं, देखो एक ऐसे स्ट्रेट रॉड, और वो भी यूनिफॉर्म, ऐसे मान लेते हैं टोटल मास जो है इसका वो m है, और इसकी जो लेंथ है वो है l। ये 2 चीज़ें हम मान के चल रहे हैं कि इसकी लेंथ क्या है l, और टोटल मास कितना है m, और हमें इसका क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब देखो वैसे तो तुम्हें सेंटर ऑफ मास जो है वो याद रहना चाहिए सबका, ठीक है, कहाँ पे होता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो तुम्हें ये निकालना भी आना चाहिए पहली चीज़, ठीक है। तो चलो अब निकालें इसको। देखो इसमें एक बता रहा हूँ, बाकी सारे ऑलमोस्ट सेम से ही होंगे, बस हमें क्या निकालना चाहिए, हमें निकालना आना चाहिए एक DM मास निकालना आना चाहिए, ठीक है, और एक उसको इंटीग्रेट करना आना चाहिए। बस ये 2 चीज़ें अगर आती है तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखो किस तरीके से करेंगे, एक को समझते हैं। अब देखो इसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली है, अगर मैं किसी भी एक पॉइंट से देखूँ, ठीक है, मान लो ये पॉइंट मैंने ले लिया और ये है 0 0 पे, ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा L,0, लेंथ L है ना, तो L,0। अब देखो अगर मैं इसके मतलब देखो अभी तक हमने क्या सीखा है कि जैसे मान लो एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, और हम इसका नॉर्मली क्या निकाल लेते हैं, सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अगर मान लो दोनों के बीच में डिस्टेंस a है, यहाँ पे m है, और ये मान लो 2m है ऐसे, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको रेफर कर रहा हूँ तो सामने वाले का मास इनटू में डिस्टेंस अपॉन में टोटल मास, हम ये करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मास तो कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है, तो इसी चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, dx एलिमेंट ले लिया, ये हो गया dx, कितनी दूरी पे जाके, x पे जाके क्या ले लिया, dx एक एलिमेंट ले लिया। उसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है, हमें dm मास निकालना, क्या निकालना, dm मास। अब देखो dm मास निकालने के लिए इसका टोटल मास क्या है, लेंथ क्या है l, तो लैम्डा क्या हो जाएगा इसमें m/l, टोटल मास पर यूनिट लेंथ m/l।
ये डीएम मास अगर मेरे को निकालना है, देखो इस लेंथ का मुझे निकालना है डीएक्स लेंथ का, तो क्या होगा मास लैम्डा इंटू में डीएक्स, लैम्डा इंटू में डीएक्स। अब लैम्डा की वैल्यू क्या है m बाई एल, तो m बाई एल इंटू में dx, ये क्या आ गया डीएम मास। डीएम मास कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है। अगर मैं इसको इन दोनों पार्टिकल को ही कंसीडर करूं और सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करूं, तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या आएगा कि m बाई एल इंटू में dx, ये हो गया डीएम मास इंटू में कितनी दूरी पे, x दूरी पे, अपॉन में टोटल मास। अब टोटल मास निकालने के लिए क्या कर दूं, इसको इंटीग्रेट करूं ऊपर नीचे, इसको भी क्या करूंगा इंटीग्रेट और इसको भी क्या करूंगा इंटीग्रेट। यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से l और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन 0 से l। इस dm की जगह मैं क्या लिख दूं, m बाई एल इंटू में dx, यही तो dm मास आया ना हमारे पास, dm इज इक्वल टू m बाई एल इंटू में dx। अब देखो m बाई एल तो क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक, बचा क्या, ऊपर बच गया 0 से l x dx अपॉन में 0 से l dx, इसको इंटीग्रेट करो क्या आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से l अपॉन में क्या हो जाएगा x 0 से l, ऊपर क्या बच गया l स्क्वायर बाई 2, नीचे क्या आ गया l से l कट गया, आंसर क्या है l बाई 2। तो यूनिफॉर्म रॉड के अंदर जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ और तुम कर सकते हो, देखो जो डिनोमिनेटर होता है ना उसमें हमेशा क्या आएगा, टोटल मास ही आएगा, हमेशा क्या आएगा टोटल मास। अगर तेरे को मास दे रखा है किसी भी ऑब्जेक्ट में, चाहे वो डिस्क हो, चाहे वो रॉड हो, चाहे वो सेमी सर्कल हो, चाहे वो सर्कल हो, वटएवर जो भी है, अगर तेरे को टोटल मास दे रखा है तो तेरे को नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा m लगा सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया बस, अदरवाइज हम सीधा m भी यूज़ कर लेते तब भी आंसर सेम आता। ठीक है, एक नोट डाउन करो फटाफट, l बाई 2 पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि एक रॉड ही है इस तरीके से, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे रॉड ही है लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, इसकी लेंथ l दे रखी है और इसका लैम्डा हमें दे रखा है, इसका टोटल मास और टोटल मास नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है लैम्डा, और लैम्डा जो है वो डिस्टेंस के साथ वेरी हो रहा है ऐसे a प्लस बी एक्स टाइप्स, मतलब जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा, सॉरी जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, लैम्डा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप है, मतलब यहाँ पे हल्का और यहाँ पे जैसे जैसे इधर जाएंगे तो वो क्या होगा, भारी होता जाएगा, हैवी होता जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इस केस में सेंटर ऑफ मास निकालें, इस केस में सेंटर ऑफ मास निकालें, और a और b क्या है, कांस्टेंट है। अगेन काम हमारा वही है, क्या करें, x पे जाके क्या कर लें, dx का एक एलिमेंट ले लें। ठीक है, ये हो गया dx, तो इसका dm मास क्या होगा, dm मास होगा लैम्डा इंटू में dx। अब dm मास जो आ गया वो आ गया a प्लस बी एक्स इंटू में dx, ये क्या है मेरा dm मास। अब आओ सेंटर ऑफ मास निकालें, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इसको मैं इंटीग्रेट तो करूँगा 0 से l, dm मेरा क्या है a प्लस बी एक्स इंटू में dx, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x से। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x से, अपॉन में 0 से लेके l, dm कितना है a प्लस बी एक्स इंटू में dx, ये हो गया टोटल मास। आओ इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने के लिए एक बारी पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, ये बन जाएगा ax प्लस बी एक्स स्क्वायर dx, अपॉन में तो सिंपल है 0 से l a प्लस बी एक्स इंटू में dx। ये गलती मत करना कि a प्लस बी एक्स और a प्लस बी एक्स ऊपर नीचे काट दिया। ठीक है, कभी तुम्हें स्मार्टनेस दिखा दो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं तो ऐसे कट नहीं सकते हो। हाँ, तो ये हो गया इस तरीके से, इसको इंटीग्रेट करें a एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3 अपॉन में क्या आ गया a एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन सॉरी लिमिट आ गई 0 से लेके l। तो देखो ये क्या आ गया, ये क्या आ जाएगा a l स्क्वायर प्लस बी एल क्यूब, यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ पे क्या है 3, अपॉन में ये क्या हो जाएगा a l प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2। देखो एक l ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया तो 6 नीचे और ऊपर आके आ गया
देखो थोड़ा सॉर्ट आउट करो इसको, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3AL, एक एल ख़त्म हो रहा है यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे, ये हो गया 2BL² अपॉन में ये L ख़त्म हो गया, यहाँ पे 6 नीचे आएगा, वो 6 2 को काटेगा, ठीक है, तो बचेगा क्या 3, तो बचेगा कितना, 6 ही बचेगा यहाँ पे तो। 6 कैसे बचेगा, हाँ सॉरी, L plus 3BL square। हाँ तो यहाँ पे L तो ख़त्म हो गया, ऊपर से आया 6, अच्छा ये 2 यहाँ पे है, ठीक है, तो 2 से अंदर जाके कटेगा, ओके, तो ये बन जाएगा 6A plus 3BL, 6AL। 3BL। ठीक है 3BL, ये क्या आ गया, दिस इज व्हाट, सेंटर ऑफ मास, इससे इतनी दूरी पे सेंटर ऑफ मास होगा, आया समझ में, ठीक है, नोट इट डाउन फटाफट जिसका गलत है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग कितना होता है वैसे सेमी सर्कुलर रिंग का, 2r/π, लेकिन प्रूव करके दिखाएं, देखो सेमी सर्कुलर रिंग इस तरीके से, ठीक है, मान लेते हैं इसका मास m है और रेडियस क्या है r, ये मैंने माना है, तेरे को लैम्डा भी दे सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये रिंग है और एक स्ट्रेट लेंथ की तरह काम करेगा, तो इसमें क्या लेना चाहिए हमें, लैम्डा, पहली चीज़, तो लैम्डा बेसिकली हमारा है क्या यहाँ पे, m अपॉन में πr, r नहीं πr, लेंथ कितनी है इसकी πr, है ना, तो लैम्डा हो गया m अपॉन में πr, ठीक, अब इसको करने के लिए ये तरीके याद रहने चाहिए, मतलब दोनों चीज़ें याद रहनी चाहिए, देखो CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रहना चाहिए, डेरिवेशन, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रहना चाहिए, इसका रिजल्ट, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें ये r है, ये भी r है, इसको रेफ़र मान लें यहाँ से, हम यहाँ से रेफ़र करेंगे इसको, r पे जाके सॉरी थीटा पे जाके एक d थीटा का एलिमेंट ले लो, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, है ना, थीटा पे जाके क्या ले लिया, d थीटा का एलिमेंट ले लिया, अगर ये रेडियस r है तो इसकी लेंथ कौन बताएगा कितनी होगी, r d थीटा, क्या कितनी हो जाएगी, r d थीटा, अगर इसकी लेंथ r d थीटा है तो dm मास क्या होगा, लैम्डा इंटू में r d थीटा, लैम्डा इंटू में r d थीटा, लैम्डा की वैल्यू क्या है, m अपॉन में πr, तो dm की वैल्यू क्या हो गई, m अपॉन में r तो r कट गया, m अपॉन में पाई इंटू में d थीटा, dm मास आ गया, ठीक, अब सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए देखो हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो dm मास चाहिए होता है और जहाँ से हम रेफ़र कर रहे हैं उसका डिस्टेंस भी चाहिए होता है, डिस्टेंस किस में, x और y के अंदर, अगर हम ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे क्या, अगर ये r है तो इसके कोऑर्डिनेट ये और ये चाहिए मेरे को, ठीक है, ये x डिस्टेंस कितना होगा, r cos थीटा, और y डिस्टेंस कितना होगा, r sin थीटा, तो बेसिकली इसमें दो सेंटर ऑफ मास के दो पॉइंट निकलेंगे, कौन कौन से, XUM और YCUM, दोनों निकलेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं XUM की, निकालते हैं, देखो XUM निकालने के लिए DM को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, उसके x डिस्टेंस से, क्या करूंगा, x डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो क्या आ जाएगा, r cos थीटा, इसको इंटीग्रेट भी करना होगा, कहाँ से कहाँ तक, देखो इसमें वेरिएबल क्या है, थीटा, वेरिएबल क्या है, थीटा, तो थीटा चला 0 से लेके पूरा पाई, तो 0 से पाई, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, 0 से लेके पाई dm, 0 से लेके पाई dm, वैसे लिखने को तो क्योंकि मैंने यहाँ पे टोटल मास m ले रखा है तो m भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है मुझे, m भी लिख सकता हूँ, लेकिन चलो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो देखो ये क्या आ गया, ये बन जाएगा, देखो dm की वैल्यू क्या है, m अपॉन में पाई d थीटा, m बाई पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ही आ गया, तो ये हो गया m अपॉन में पाई 0 से पाई, हाँ r cos थीटा d थीटा, अपॉन में नीचे क्या बच गया, 0 से पाई m बाई पाई d थीटा, ये आया ना m बाई पाई d थीटा, ये m बाई पाई तो कट गया, ठीक है, ऊपर क्या बन गया, ये r cos थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई क्या होता है,
साइन थीटा 0 से पाई, साइन थीटा 0 से पाई मतलब पाई, साइन पाई इज 0, साइन 0 इज 0, तो ऊपर भी 0, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया 0, तो ओवरऑल क्या आ गया ये एक्सियम 0 हो गया, एक्सियम क्या हो गया 0। अब हम वाईसीएम की बात करते हैं। देखो वाईसीएम 0 से पाई dm इंटू में r साइन थीटा, ये एग्जैक्टली सेम चलेगा ऐसे का ऐसे, ठीक है। ये भी वही हो जाएगा m बाई पाई कॉमन 0 से पाई, r भी कॉमन साइन थीटा d थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा 0 से पाई m बाई पाई d थीटा, m बाई पाई से m बाई पाई कट गया ठीक है। अब ये क्या बन गया देखो r कुछ पाई, हाँ नहीं सही है ना, हाँ r यहाँ पे आ गया माइनस कॉस थीटा 0 से लेके पाई, और नीचे क्या आ गया पाई 0, क्योंकि ये थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा 0 से पाई, तो मतलब पाई, ठीक। माइनस कॉस थीटा पाई डालेंगे तो -1, और माइनस ऑफ माइनस इज अगेन 1, तो क्या आ जाएगा देखो ये r माइनस, ये माइनस चलो मैं बाहर ले लेता हूँ पहले, ये वाला माइनस बाहर आ गया, कॉस पाई इज -1 माइनस कॉस 0 इज 1 अपॉन में पाई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2r बाई पाई, ठीक है 2r बाई पाई। तो हमेशा ध्यान रखें सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है 2r बाई पाई पे, सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क। अब हम बात कर रहे हैं डिस्क की, डिस्क कैसी होती है? अरे सेम सी बने। सर्कुलर नहीं होती, सॉलिड होती है ये, ठीक है, इसको सॉलिड मान लो ऐसे, ठीक है। अगेन जो एजम्पशन हम मान के चल रहे हैं, इसका टोटल मास m है और रेडियस है r, अरे भाई टोटल मास m और रेडियस r है लेना। देखो आओ डिस्क बनाए, मान लीजिए ये तुम्हारी डिस्क है ऐसे, ठीक। अब बेसिकली ये सॉलिड है, तो अब ध्यान रखना इसमें लैम्डा कैलकुलेट होगा सिग्मा कैलकुलेट होगा, सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास दे रखा है m और इसका सरफेस एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 मतलब 2 ऊपर, तो सिग्मा होगा इसका 2m अपॉन में पाई आर स्क्वायर, पहली चीज़, ठीक। अब जैसे हमने रिंग के केस में क्या किया था, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया था, इसमें क्या करें, इसमें एक रिंग काट लो ऐसे, ऐसे जी, मान लो देखो इसकी टोटल रेडियस कितनी है r, इस छोटी रेडियस की बात मैं कर रहा हूँ वो है स्मॉल r, ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है कितनी dr, थिकनेस कितनी है इसकी dr। अब देखो करना क्या है, ध्यान से देखो ऐसे, ये हमने इसके अंदर कट कर लिया। अब सबसे पहला हमारा एम क्या है, इसके अंदर डीएम मास निकालना। डीएम निकालने के लिए हमें सिग्मा इनटू में, देखो ये है मास पर यूनिट एरिया, तो फिर हमें उसका भी एरिया पता होना चाहिए, उस रिंग का एरिया है कितना। देखो अगर मैं इस लेंथ को अगर मैं dr से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो लंबाई इनटू में चौड़ाई, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितनी है इसकी dr, लेंथ कितनी है इसकी पाई आर, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा बेसिकली सिग्मा इनटू में पाई आर इनटू में dr, ये क्या है मेरा एरिया, इसको मैंने सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया डीएम मास किसका, उस रिंग का, ठीक है। इस हाफ सेमी सर्कुलर रिंग का क्या आ गया मेरे पास डीएम मास आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया देखो, इसको सॉर्ट आउट कर लो, डीएम सिग्मा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2m अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई आर डी आर। ध्यान रखना ये छोटा आ रहा है और ये बड़ा आ रहा है, तो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2m अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर डी आर, ठीक है, पहली चीज़। तो डीएम मास आ गया। अब हमें क्या निकालना है सेंटर ऑफ मास। अब हमें यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हम ओरिजिन यहीं पे ले रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ध्यान रखना देखो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, अभी निकाला है 2r बाई पाई पे, और उसका x क्या होता है 0, तो बेसिकली इसका भी x क्या होगा 0, तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर YCM निकालना है, ठीक है। तो YCM निकालते हैं। YCM निकालने के लिए इंटीग्रेट तो मेरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे रिंग जो है बहुत सारे लूँगा, ठीक है। और वो उसकी लिमिट क्या से कहाँ होगी 0 से लेके कैपिटल R तक, 0 से लेके कैपिटल R तक, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे चलेगा ये ऊपर नीचे, ठीक। डीएम मास कितना आ गया 2m अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर डी आर, ये क्या है मेरा डीएम मास, इंटू में
अब क्या लेना होगा मैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिंग वो क्या होगा 2r बाय पाई, 2r बाय पाई अपॉन में टोटल मास, टोटल मास एम हाँ लेने को m ले सकते हैं, वेरिक वेरिक कर लो वो m ही आएगा बस। ठीक है, इसको सॉल्व करें, आओ सॉल्व करते हैं। देखो 2m अपॉन में r स्क्वायर, 2m अपॉन में r स्क्वायर तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक, बचा क्या हमारे पास, देखो ये बच गया ऊपर 2 इंटीग्रल ऑफ 0 से r, ये देखो r स्क्वायर हो गया, r स्क्वायर यहाँ पे आ गया dr अपॉन में, नीचे क्या बच गया 0 से लेके r dr और पाई भी है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पाई भी बच गया यहाँ पे। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करें r³/3 और ये हो जाएगा r²/2। ठीक है, 2/पाई r³/3 0 से लेके r, और ये क्या बन गया r²/2 0 से लेके r। इसको सॉल्व करना क्या आ रहा है, ये हो गया 2/पाई, अरे चुप हो जाओ, 2/पाई इंटू में r³/3। ठीक है, इसका 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया और नीचे क्या बच गया r², तो ये 2 2 4, 4 r की पावर कट गई, 4r अपॉन में 3 पाई। सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क 4r/3 पाई।